हाय। आज हम आपको पढ़ाएगा पॉलीमर। पॉलीमर अपना आप में बड़ा इजी टॉपिक है, कम टाइम में शुरू होता है और कम ही टाइम में ख़त्म हो जाता है। पॉलीमर को समझने के लिए आप छोटी सी चीज़ पर बस गौर कीजिए। 1+1+1=1 ये है आपका इनफाइनाइट। जब आप इन नंबर्स को ऐड कर दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट, है ना। इसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है? 1, है ना। बहुत सारे वन 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 ऐड होकर तब ये बना। मैं इसको कहूँगा पॉलीमर, और जिस चीज़ ने इसको बनाया है मोनोमर। तो 1 मोनोमर है, ये पॉलीमर है। आपने निकाला होगा केमिस्ट्री के अंदर मोलर मास, जैसे H2O को निकालते हैं, कितना होता है? 16+2=18। इसी तरह ये एक मॉलिक्यूल था, इसका मोलर मास मान लो 5 था। 5+5+5 बराबर करते गए, इसका मोलर मास तो बहुत ज़्यादा होगा। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो ये प्रोडक्ट है, इसका मोलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है। हाई मोलिकुलर वेट है इस प्रोडक्ट का, जो इस रिएक्शन से बना। इस रिएक्शन का भी नाम दिया गया है पॉलीमराइजेशन। मोनोमर से पॉलीमर का फॉर्मेशन, पॉलीमराइजेशन। लेकिन ये जो प्रोडक्ट बना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई है। तो मैं इसको बोल के आ रहा था पॉलीमर। इसकी डेफिनेशन क्या दूं? हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोडक्ट। समझ में आया? हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोडक्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इज कॉल्ड पॉलीमर। मोनोमर क्या होते हैं? पॉलीमर की सबसे छोटी यूनिट को हिंदी में बोलते हैं इकाई। पॉलीमर की सबसे छोटी यूनिट को मोनोमर बोलते हैं। मोनोमर से पॉलीमर के फॉर्मेशन को पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। और पॉलीमर को क्या बोलते हैं? हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोडक्ट। ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पॉलीमर के क्लासिफिकेशन। किस किस बेस पे पॉलीमर को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले है सोर्स, जहाँ से पॉलीमर मिलता है, जिस चीज़ से ऑब्टेन किया जाता है, उसके बेस पे अगर मैं देखूँ तो पॉलीमर 3 टाइप के होते हैं। एक नेचुरल पॉलीमर, नेचर में जाओ उठा के ले आओ। सेलुलोज, एमाइलोज, है ना, ये सब के सब नेचुरल पॉलीमर हैं। सिंथेटिक, आप समझदार हैं, लैब के अंदर इनको सिंथेसाइज किया जाता है। प्लास्टिक, जितने भी हमारे पास प्लास्टिक के टॉयज़ या जो अदर थिंग्स हैं प्लास्टिक से बनी हुई, वो सब सिंथेटिक पॉलीमर हैं। नेचुरल तो मैंने आपको बता दिया, सेलुलोज और जो भी मैंने आपको नाम दिया है ना। सेमी सिंथेटिक, इसमें आधा नेचुरल होता है और आधा सिंथेटिक, यानी आधा लैब के अंदर बनाया जाता है। जैसे सेलुलोज आप लेकर आए, वुड से निकाला सेलुलोज, सेलुलोज एक पॉलीमर है ना। इसमें आप NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दो तो बनने वाली जो चीज़ होगी ना, वो होगी नाइट्रोसेलुलोज। तो उसमें नाइट्रो ग्रुप आपने अलग से लगाया ना, केमिस्ट्री लगाई अपनी लैब के अंदर, आपने ये चीज़ लगाई कि हम सेलुलोज यानी नेचुरल पॉलीमर के अंदर इस ग्रुप को लगा देते हैं, तो उसका नाम हो गया नाइट्रोसेलुलोज। बोलो, बात समझ में आ गई? इस तरीके से सेलुलोज, पॉलीथीन, प्लास्टिक जितनी भी हैं, और नाइट्रोसेलुलोज, समझ में आ गया? नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। ये था क्लासिफिकेशन सोर्स के बेस पे। अब क्लासिफिकेशन है फोर्स के बेस पे, कि जो पॉलीमर हैं उसके अंदर कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा प्लास्टिक की शीट्स आती हैं कुछ, उसमें जैसे आजकल कूलर भी आ रहे हैं, पूरी तरीके से वो आयरन के तो बने नहीं होते, प्लास्टिक की बॉडी होती है, उसके अंदर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है ना। ऐसे वो नहीं जो जिसमें पानी डलता है, वो पानी फ्लो होकर नीचे, नहीं वो वाला नहीं, वो ग्रास की बात नहीं कर रहा मैं। ग्रास जिस मतलब जो उसके कूलर के डोर होते हैं ना, तीनों तो साइड लगे होते हैं,
उन पे अगर आप फोकस करो, प्लास्टिक के बने होते हैं, और उसकी अगर इनसाइड जाकर आप उसकी स्ट्रक्चर देखो, मतलब अंदर की तरफ की स्ट्रक्चर देखो, तो उसमें अलग अलग रेशे से नज़र आते हैं, फाइबर से। वो सब के सब फाइब्रस पॉलीमर। ठीक। एक होती है थर्मोप्लास्टिक। जितने भी खिलौने आते हैं, टॉयज़ हैं, वो सब के सब थर्मोप्लास्टिक है। इसकी सबसे बढ़िया पहचान ये होती है थर्मोप्लास्टिक की कि आप इनको बार बार रिशेप्ड कर सकते हो, दोबारा किसी दूसरे शेप में ला सकते हो। प्लास्टिक इकट्ठी करी ऐसे, इसको आपने पाउडर बनाया, गर्म किया, सब लिक्विड फॉर्म में आ गई। जब लिक्विड फॉर्म में आ गई, गर्म होने के बाद किसी एक शेप में उसको डाल दो, उसके बाद उसको ठंडा कर दो, फिर से उसी फॉर्म को ले लेगा वो। और वैसे भी ऐसी जो प्लास्टिक होती है थर्मोप्लास्टिक, जैसे आपके पास ये प्लास्टिक थी, यहाँ पर आपका क्रैक आ गया थोड़ा सा, तो आप क्या करोगे, गर्म चाकू लोगे या कोई गर्म चीज़ लोगे, और इसके ऊपर जब आप लगाओगे तो ये वाला और ये वाला पोर्शन आपस में क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। गर्म चीज़ का अगर आप यूज़ करोगे इस दरार पे, इस क्रैक्स पे, है ना, ये जो क्रैक यहाँ पे आ जाती है उस पे, तो ये जो लाइन है वो छुप जाती है, एक प्लास्टिक दूसरी प्लास्टिक के साथ फिर से कंबाइन हो जाती है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ थर्मोप्लास्टिक के अंदर होती है। और अगर आप बाहर से बहुत सारे टॉयज़ इकट्ठे करके ले आते हो, उन सबको इकट्ठा करो, प्लास्टिक मतलब उनको अच्छी तरीके से पाउडर फॉर्म में ले के आओ, आप उनको दोबारा किसी शेप में डाल सकते हो गर्म करके। वो ये होती है पहचान थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, एक बार सेट हो गई तो दोबारा आप उसको, समझ गए, रिशेप्ड नहीं कर सकते, दोबारा किसी फॉर्म में नहीं ला सकते। वो तो बस ख़राब ही हो जाते हैं। जैसे आपके घर में सॉकेट है ना, ये स्विच बोर्ड वगैरह में जो भी लगे होते हैं सब थर्मोप्लास्टिक है। इनको आप मेल्ट करके देखना, नहीं होंगे, अजीब सी स्ट्रक्चर बन जाती है। और जो खिलौने वगैरह होते हैं उनको जो आप किसी फ्लेम, मतलब जब आप खिलौनों को फ्लेम के कांटेक्ट में लेके आओगे तो सॉफ्ट बन जाते हैं। ये सॉफ्ट नहीं बनते थर्मोसेटिंग, तो और हार्ड हो जाते हैं, और बड़ी अजीब सी चटकने की आवाज़ आती है जब गर्म किया जाता है। इलास्टोमर, नाम इलास्टिसिटी, खिंचाव, खिंच जाते हैं अच्छी तरीके से। जितने भी रबर हैं, जैसे बैलून की रबर होती है ना, वो जो बच्चों को देते हैं, वो सब के सब इलास्टोमर है, जिसमें मतलब उसको आप स्ट्रेच कर सकते हो, खींच सकते हो। तो ये सब ये किस बेस पे था, ये सिर्फ इस बेस पे था कि फोर्स क्या काम कर रहे हैं। जो सबसे वीक फोर्स काम करता है वो खींच जाएगा, आप उसको लंबाई कितनी कर लो। इलास्टोमर सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। ये फोर्स ऐसा था कि गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाएगा और ठंडा करने पर फिर हार्ड हो जाएगा। लेकिन ये अजीबोगरीब है, इसके अंदर सोर्स जो इसके अंदर फोर्स थोड़े अलग तरह के होते हैं। बात समझ में आ गई। और इसके अंदर सबके सब फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है पॉलीमर की, जो आपस में कंबाइन होती है। ये था फोर्स के बेस पे क्लासिफिकेशन, ये था सोर्स के बेस पे। उसके बाद स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफिकेशन। कुछ पॉलीमर ऐसे होते हैं, ऐसे बस ऐसे लीनियर पॉलीमर, चल रहे तो बस चल रहे, ठीक। कुछ पॉलीमर में हल्की सी ब्रांच निकली होती है, ऐसे बस छुट्टी, ब्रांच्ड पॉलीमर। और कुछ पॉलीमर के अंदर ये निकली हुई ब्रांच दूसरे पॉलीमर को अपने साथ कंबाइन कर लेती है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड। समझ में आ गया, लीनियर, ब्रांच्ड में थोड़ी सी ब्रांचेस निकली होंगी, और क्रॉस लिंक्ड क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो सोर्स के बेस पे ये, स्ट्रक्चर के बेस पे ये, फोर्स के बेस पे ये। जब आप अपनी नोटबुक पढ़ोगे ना, जो बुक की है, वो इजी लगने लगेगा, क्योंकि मेन चीज़ होती है एक्सप्लेनेशन। अब पॉलीमराइज, इसके बेस पे भी, पॉलीमराइजेशन के बेस पे भी क्लासिफिकेशन किया गया है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि मुझे कुछ एग्जांपल्स पढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। पढ़ाने के बाद आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आएगा। थोड़ा सा इधर ध्यान दो। देखो, मुझे कहा गया कि इसका पॉलीमर बनाओ, या आपको कहा गया इसका पॉलीमर बनाओ, और आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं। यह है इथीन, पता नहीं क्या इसका पॉलीमर बनेगा। तो आप एग्ज़ाम में रफ़ पेज पे क्या करना, इसका पॉलीमर बनाना है ना, रफ़ पेज पे इसको बार बार लिखते चले जाना। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्यों कर रहा हूँ मैं प्लस बार बार, क्योंकि इसके मुझे बहुत सारी यूनिट लेनी है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगा, N, कि पता नहीं कितनी सारी यूनिट होगी, ठीक। अब आपको क्या करना है, इस डबल बॉन्ड का मतलब समझते हैं आप,
मतलब CH2 और CH2 के बीच कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई? दो दो इलेक्ट्रॉन की। स्ट्रक्चर कैसी इसकी? ऐसी है। CH2 पढ़ा होगा आपने, है ना? ऐसे तो पढ़ा होगा, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड बनता है। हुआ क्या कि यार मेरे सामने ये CH2 रखा हुआ है, तो मैं इसे बॉन्ड को, इसे इलेक्ट्रॉन को ख़त्म करो, मैं तो यहाँ रखना चाहता हूँ। इसे इलेक्ट्रॉन को ख़त्म करो, मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। तो बीच का जो डबल बॉन्ड है, ये जो सिंगल बॉन्ड है ये वाला, ये ख़त्म हो जाएगा और ये कहेगा मैं इसको ख़त्म करके मैं इधर बॉन्ड बनाना चाहता हूँ, मैं इधर बॉन्ड बनाना चाहता हूँ। सेम पॉइंट ये रिपीट, मैं भी इधर बॉन्ड बनाना चाहता हूँ, मैं भी इधर बॉन्ड बनाना चाहता हूँ, तो ये बीच में से प्लस ख़त्म हो जाएगा। अब CH2 था ना, ये जो बॉन्ड था, ये तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, इसने इधर कहा कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन की इधर शेयरिंग करूँगा। ये जो इलेक्ट्रॉन बच गया था इधर, मैं इलेक्ट्रॉन की इधर शेयरिंग करूँगा, तो यहाँ पे क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसने इधर हाथ खोल लिया और इसने इधर हाथ खोल लिया, यानी वो जो बीच में डबल था वो क्या हो गया, सिंगल। ठीक उसी तरीके से इसने भी कहा कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर रखूँगा और इसने कहा कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन इधर रखूँगा, और बीच में से डबल हो जाएगा सिंगल। अब जब इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन रखा था, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन रखा था, तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसने अपना हाथ खोला था इधर, उसने अपना हाथ इधर खोला, समझ में आ रहा है? CH2 सिंगल बॉन्ड सी। ये बार बार रिपीट कहाँ से हो रहा? जहाँ भी रिपीटेशन आपको नज़र आए ब्रैकेट लगा देना। CH2 ये जो CH2 है ना, ये वाला ही CH2 है, यानी CH2 के बाद ये जो CH2 आ रहा है ये रिपीट हो रहा है, और जहाँ रिपीट होना शुरू हो जाए चुपचाप वहाँ ब्रैकेट लगा देना, बाकी ख़त्म। N ये है पॉलीमर जो बनेगा इससे। तरीका बता दें मैंने आपको, इसका आंसर क्या आया, CH2 सिंगल बॉन्ड C, ऐसे आया। कैसे आया वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जहाँ रिपीटेशन स्टार्ट हो गया था वहाँ मैंने यहाँ पे N लगा दिया। ठीक, अब ये तो है ये वाला तरीका, एक शॉर्ट फॉर्म हो रहा है। ये जो डबल बॉन्ड है ना ये वाला, इसमें से सिर्फ एक बॉन्ड ये है, ऐसे एक बॉन्ड इधर खोल दो, एक बॉन्ड इधर खोल दो, जैसे कर देना तक तक थैया। हाँ, एक तो ये वाला बॉन्ड खोलना, बस आपको खोल दिया, बीच में सिंगल आ जाएगा, बस यहाँ पे N लगा देना आपको। ये आपको इजी पढ़ना चाहिए। ठीक, इसी तरीके से है CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये मैंने नीचे लगा रखा Cl। आपको बताऊँ ये क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, इस ग्रुप का नाम है विनाइल। हाँ सॉरी, एक बात और, ये था इथीन, ये जो बना ना ये भी इथीन है, बट इससे पहले एक वर्ड लगा दो, पॉलीथीन। पॉली मतलब पॉलीमर, समझ गए? इथीन था ना, तो बस इथीन से पहले मैंने क्या लगाया, पॉलीथीन। इसी तरीके से ये है, इस ग्रुप का नाम है विनाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, Cl, विनाइल क्लोराइड। मैंने कहा इसका पॉलीमर बना के दिखाओ, ठीक है, यहाँ N लगा दो। फिर से वही ट्रिक, इन दोनों में से कोई एक बॉन्ड आपको शहीद करना है, एक इधर पहुँचा दो, एक इधर पहुँचा दो, वही जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो ये भी अपने हाथ खोल लेंगे, एक इधर हाथ खुल जाएगा, एक हाथ इधर खुल जाएगा, क्या बनेगा, CH2 CH, और ये नीचे क्या आ गया, Cl। इसने इधर हाथ खोल लिया था, इसने इधर, ये लगा दिया आपने ब्रैकेट, तो ये था विनाइल क्लोराइड। इसके नाम में आपको सिर्फ पॉली वर्ड लगाना है, पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉली विनाइल क्लोराइड। समझ में आ गया? PVC के पाइप आपने सुने होंगे, तो ये PVC जो बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, केमिस्ट्री बैकग्राउंड रखते हैं, वो समझ जाते हैं कि PVC है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है, पॉली विनाइल क्लोराइड। ये चीज़ आपको समझ में आ गई या नहीं? और मेरे ख्याल से आ भी जानी चाहिए। ठीक है, ये तो था डबल बॉन्ड का जो मतलब एग्ज़ाम्पल है। एक एग्ज़ाम्पल और है ना, उसके बाद ये और पक्का हो जाएगा आपका बेहतरीन सा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। मैंने कहा इसका पॉलीमर बना के दिखाओ। 4 कार्बन है, ब्यूट, 2 डबल बॉन्ड है तो ब्यूटा डाईइन इसका नाम है, इसका नाम है ब्यूटा डाईइन। पॉलीमर बनाना था, वही ट्रिक लगाओ, मैं इधर बनाऊंगा, मैं इधर बनाऊंगा, मैं इधर बनाऊंगा, मैं इधर बनाऊंगा। तो भाई जब ये डबल बॉन्ड है इधर आएगा तो ये CH2 क्या कहेगा कि भाई मैं तो सिंगल, डबल का क्या हो जाएगा, सिंगल। अब ये भी इधर कह रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन ला रहा है,
ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ला रहा है, समझदार हो तो समझ गए होंगे यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर लेकर आया, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर लेकर आया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच शेयरिंग हुई, डबल बॉन्ड बन गया। और यहाँ सेम, भाई यहाँ का यहाँ आया था और यहाँ का यहाँ आया था, डबल का क्या हो गया, सिंगल। इस तरीके से ये बन गया फिर से ब्यूटाडाइईन, बट पॉलीमर बना है तो आप पॉलीब्यूटाडाइईन। क्लियर? अच्छा, अब एक तरीका और, ये इम्पोर्टेंट है, उसके बाद थोड़ा सा टॉपिक रह जाएगा। ये COOH लिखा मैंने, CH2COOH प्लस इसकी रिएक्शन करा दी मैंने इसके साथ NH2। ठीक, अब क्वेश्चन फिर से वही मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भाई ऐसा है, इसके दोनों की मुझे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन समझाओ। अच्छा, दोनों का पॉलीमर बनाना है, N लगा दो, N लगा दो। अभी क्वेश्चन पेपर में आया आपका और यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, क्या करोगे आप, इसको चुपचाप रिपीट करना शुरू कर देना। जैसे मैंने आपको बताया था ना ये वाला, कि एग्ज़ाम में ये आया और आपने क्या किया, ये रफ़ पेज पे किया, तो यहाँ भी इसके बाद ये आ रहा है, इसको रिपीट करो बार बार। यहाँ तो मैं आंसर आपको बाद में बताऊँगा। ठीक, HOOC CH2COOH प्लस H2N CH2NH2। इसके बाद ये आया ना, इसके बाद फिर से यही आएगा, क्योंकि हम बार बार इसको रिपीट करते रहते हैं। CH2COOH, इसके बाद ये, इसके बाद फिर ये, इसके बाद ये, यही होता रहेगा भाई, आगे पीछे आगे। तो अब क्या आना चाहिए, H2N, है ना। तो कहाँ तक लिखूँ, मेरे को पेन की इंक फालतू थोड़ा यार ही, ठीक है, यहाँ तक लिख दिया मैंने उसको। आप इनके बीच रिएक्शन पढ़ो क्या हो रही है, मैं बता रहा हूँ। इसका OH जाना है और NH2 का H जाना है, सिर्फ H2 जानबूझ के मैं यहाँ पे ठीक है ना कर रहा हूँ, लेकिन ये H जाएगा, NH2 का H जाना है और इसका OH जाना है। ठीक उसी तरीके से ये बात लीक हो गई कि NH2 का तो H ही जाएगा, H यहाँ से, OH यहाँ से, फिर से वही OH यहाँ से, H यहाँ से। तो जब आपको ये पता लग गया कि COOH का OH हर बार जा रहा है, तो फिर आप इसको भी हटा दो ना। OH किससे गया होगा, इससे पहले जो NH2 रखा होगा, है ना, तो ये तो बार बार जा रहा है, तो मैं क्या लिखूँगा, सिंगल बॉन्ड OC CH2 CO NH, क्योंकि इसका H जा चुका, CH2 NH, क्योंकि H जा चुका। अब जो आना है CO, वो मैं ऑलरेडी लिख चुका यहाँ, तो आपको आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फिर वही पॉइंट, जब आपका यहाँ, जब आप ये रिपीटेशन देखने लगो तो यहाँ ब्रैकेट लगा दो बस, जहाँ पे ये चीज़ रिपीट होने लगे। क्लियर हुआ? ये आपका पॉलीमर तैयार हो गया और इसके हर लेवल पे वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा कि वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज़ हुए और N रिलीज़ हुए। ये आपका आंसर आया, जो आपको कहाँ लिखना है। समझ में आ गई बात? नहीं, देखो कैसे ट्रिक लगाओगे, क्योंकि तो मेरा काम आपको समझाना था। एक बार बस ये पॉइंट पकड़ लो, OH यहाँ से, H यहाँ से, तो जब आपको ये पता लग जाए ना OH जाना है, तो बस चुपचाप यहाँ से OH ख़त्म कर दो, क्योंकि ये समझ गए, इधर से कोई NH2 आया होगा, उसने इसके साथ रिएक्शन की होगी, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, OC CH2 CO, टू हट और टू हट, क्या आ जाएगा, NH CH2। अब आपको जब पता लग गया कि इसका हर बार H जा रहा था, तो बस H छोड़ दो। अब जो इसके बाद आना है ना, वो ये लिखा हुआ है, तो बस ब्रैकेट लगाओ और यहाँ N लगाओ। समझ में आई नहीं बात? सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इसका क्या जा रहा है। जब ये जा रहा है तो फिर आपको कोई हक नहीं है कि आप यहाँ ही लिख सकें। यहाँ जो पॉलीमर बन रहा है, हर बार वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। ऐसी रिएक्शन जिसमें वाटर मॉलिक्यूल निकलता हो, कंडेंसेशन रिएक्शन। यहाँ तो कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकल रहा था। ऐसे पॉलीमर को बोला जाता है एडिशन पॉलीमर्स, और ये रिएक्शन
एडिशन पॉलीमराइजेशन, जिस रिएक्शन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल निकल, कंडेंसेशन आपने पढ़ा होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा होगा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, और ये जो कंपाउंड बना कंडेंसेशन पॉलीमर, तो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन था, सिर्फ ऐड हो रहे थे, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा था, तो यहाँ पॉलीमराइजेशन में डिफरेंस आ गया। और इसके बेस पे यहाँ पॉलीमराइजेशन के बेस पे दो टाइप का आपको डिफरेंस दो टाइप के आपको पॉलीमर बता दिए। एडिशन पॉलीमर, यहाँ मैंने आपको डायरेक्ट आंसर लिख के दे रखा, एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया आपको, ठीक। ये है आपका एडिशन पॉलीमर, समझ गए होंगे, डबल बॉन्ड था, वही तक थैयाँ हुई, एक इधर इधर एक इधर, बीच में सिर्फ सिंगल रह गया, इन्होंने अपने हाथ खोल लिए कि यार हम इसके थ्रू नहीं लिख दूँगे, तो इधर हाथ खोल, मैं इधर हाथ खोलता हूँ, एडिशन पॉलीमर, ठीक। और ये वाला जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल बार बार निकलेगा, कंडेंसेशन पॉलीमर। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको मैंने 1 2 3 4 टाइप के क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन कर दिया। पॉलीमर का जो एक्सप्लेनेशन था वो यहीं के ऊपर है, ठीक। अब मैकेनिज़्म आपको थोड़ी देर में पढ़ाऊँगा, पहले आपको कुछ चटपटी बातें वैसे ही बता दूँ। जैसे ये था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये था ब्यूटाडाइन, अभी आपको इस पेज पे एक्सप्लेन किया। तो इससे क्या बना था, वो पॉलीब्यूटाडाइन। मैंने क्या किया, मैंने ब्यूटाडाइन ही नीचे रखा ये वाला, और इसके साथ मतलब एक तो इससे डायरेक्ट पॉलीमर बना देता है, और एक है मैं इसकी रिएक्शन किसी दूसरे से करा रहा हूँ कि इन दोनों के बाद, सॉरी इन दोनों के बीच पॉलीमराइजेशन होगा तो क्या बनेगा, तो कोई नहीं, इधर हाथ खोल दो। वो ये सबसे अच्छा तरीका ही पेन चलाने का है, आप रफ पेज पे भी मत जाना एग्ज़ाम में बैठे हुए, एक पॉइंट इधर, एक हाथ इधर खोल दो, 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 लेकिन अब सामने दूसरा कोई पॉलीमर रखा हुआ है, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, डबल, डबल से क्या हो जाएगा सिंगल, ये हाथ इधर खुल जाएगा, डबल से क्या हो जाएगा सिंगल, ये हाथ इधर जब खुलेगा तो वो इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। क्यों, क्योंकि इसने भी तो ये कहा था ना कि डबल को मुझे खोलना है, एक इधर आना है और एक इधर आना है, तो अब इसके और इसके बीच बॉन्डिंग होगी और आंसर आएगा ये CH। मैच कर लेना, वीडियो पॉज करके ज़रूर चेक करना इसको, ठीक है। इसका नाम है ब्यूटाडाइन, इसका नाम है स्टाइरीन। तो ये ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन से बना हुआ कोई पॉलीमर है जिसको मैंने बोल दिया ब्यूना एस। बताइए किसका फॉर्मूला है, च्युइंगम का, जो आप सेंटर फ्रेश वगैरह खाते हैं, ये वो वाला पॉलीमर है। क्लियर होगी बात ये। और अगर मैं यहाँ इस बेंजीन की जगह CN लगा दूँ ना, ये हो जाएगा एक्राइलोनाइट्राइल। अभी तो स्टाइरीन है ये, एक्राइलोनाइट्राइल, CH2 डबल बॉन्ड CH, CN लगा दो, तब जो बनेगा पॉलीमर उसका नाम होगा ब्यूना N, N से नाइट्राइल, यानी आपने जो यहाँ बेंजीन लगा रखा था ना, बस यहाँ पर क्या हो गया, क्लियर, वो था ब्यूना S, स्टाइरीन, ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन से बनने वाला, और यह है ब्यूना N, ब्यूटाडाइन और इस एक्राइलोनाइट्राइल से, एक्राइलोनाइट्राइल इसका नाम है, एक्राइलोनाइट्राइल, ये भी N और ये भी N, बोलो बात समझ में आ गई, ये है ब्यूना N। इसी तरीके से आपका ये है टेट्राफ्लोरोइथीन, अब इससे भी पॉलीमर बनाना है, N लगाया हुआ है इसके अंदर, आप समझदार हैं, वही इसका हाथ खोलो, ये आ जाएगा। यानी कुल मिला के मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दे रखे, मेन चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ा चुका, इसका नाम है टेफ्लॉन। टेट्राफ्लोरोइथीन से बनने वाला पॉलीमर टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोइथीन से बनने वाला टेफ्लॉन। ये सब के सब एक्चुअली मैं आपको सच बताऊँ एग्जांपल दिए मैंने। ये है नेचुरल रबर, इसके बारे में बड़ा क्वेश्चन आता है भैया, नेचुरल रबर, कि भाई नेचुरल रबर किस चीज़ का पॉलीमर है। जैसे ब्यूना N इस चीज़ का पॉलीमर है, टेफ्लॉन इसका पॉलीमर है, तो नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है, इसका नाम आपको सुनना पड़ेगा, आइसोप्रीन। बस स्ट्रक्चर में ये है कि जो मैंने आपको ऊपर बता रखी है ना, वो बस यहाँ H हटा कर, सॉरी H नहीं आने का यहाँ पे है ना, ये H नहीं आएगा, H हटाकर बस मैं यहाँ CH3 ले आया, ये है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन से जो पॉलीमर बना उसका नाम है, चाहे तो बोल दो पॉलीआइसोप्रीन, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था
या फिर नेचुरल रबर। ये नेचुरल रबर का फॉर्मूला है जो प्लांट से निकलती है। साइंटिस्ट क्या करते हैं, नेचुरल रबर को निकाला, यार इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होना चाहिए और ऐसी रबर बननी चाहिए जो दुनिया को और ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सके। तो बस साइंटिस्ट क्या करते हैं, ग्रुप की चेंजिंग करते हैं कि यार ये वाला ग्रुप लगा के देखो, ये वाला ग्रुप लगा के देखो। CH3 की जगह साइंटिस्ट ने लगा कर देखा Cl। यहाँ क्या आंसर आना चाहिए, मैंने आपका और अपना टाइम बचा लिया, खुद लिख देना। हाँ, इसका नाम बता दूँ, नियोप्रीन। ये सिंथेटिक रबर है, वो पूरी तरीके से नेचुरल रबर थी। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? ये आपको पढ़ा चुका। विनाइल क्लोराइड बनने वाला पॉलीमर पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो कहाँ तक हो, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, लेकिन सब में दो ही चीज़, कंडेंसेशन, एडिशन। इससे फालतू कुछ नहीं है, इसलिए मैंने डॉट लिख दिया। पता नहीं, वो अपनी बुक में चेक करना, बस ये आपको सिर्फ एग्जांपल देकर टॉपिक पढ़ा किया गया, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं। ये जितने भी मैंने आपको पढ़ाए हैं सब के सब एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल थे। उसके बाद कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन। हिंट दूंगा सिर्फ आपको, इसका नाम है टरथैलिक एसिड। टरथैलिक एसिड, ठीक। टरथैलिक एसिड में मैं रिएक्शन करा रहा हूँ इसके साथ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन, जब 2 H आ जाते हैं तो उसको ग्लाइकोल बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। हिंट सुन लो बस, इसका हमेशा H जाना है और इसका हमेशा OH। जब आपको ये बात मैंने लीक कर दी कि COOH का OH जा रहा है, तो फिर आप समझ गए, यहाँ भी इसका OH खल्लास उड़ा देना और वहाँ उसका H खल्लास कर देना। तो उसका आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए कि ऐसा, CO ये वाला ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल निकल चुका। इसी तरीके से जब ये H जा चुका तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं यहाँ लिखूँ निकल गया वो, फिर यहाँ से OH गायब कर दूँ, सिर्फ CO रखो, डेक्रोन। क्लियर? ये भी जो वैसे मैंने आपको जो ऊपर पढ़ाए ना सब के सब एडिशन, अब कंडेंसेशन चल रही है। ये आपका होमवर्क है, ये वाला हिंट दे रहा हूँ। हिंट को आप मतलब लेने के बाद ज़रूर इसको ट्राई करें। H यहाँ से, OH यहाँ से। जब आपको ये पता लग गया तो इसको भी उड़ा दो और इसको भी उड़ा दो। उड़ा दो नहीं कि इसको चादर उड़ा दो, उड़ा दो। मैं आपको बता दूं, इसका नाम है ग्लिप्टल। जो भी बनेगा ग्लिप्टल। क्लियर हुआ? ये मैंने आपको कुछ कंडेंसेशन और एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल पढ़ाए। क्लासिफिकेशन इस बेस पे भी किया जाता है कि जो आपका पॉलीमर बन रहा है, जैसे ये पॉलीमर था, इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के मोनोमर ने बनाया, और इस पॉलीमर को एक इसने बनाया और एक इसने बनाया। ऐसा पॉलीमर जो सिर्फ एक मोनोमर से बन रहा हो कि भाई इसको तो यही यूनिट इन्होंने बनाया और किसी ने बनाया नहीं, होमोपॉलीमर, ठीक। और जिसको एक से ज़्यादा बना रहे हूँ, जैसे ब्यूना N, कोपॉलीमर। तो आपका काम और बढ़ गया। अब आप वीडियो की मतलब जब आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो प्लीज़ उसमें आप पहचानना कि कौन कौन से कोपॉलीमर है और कौन कौन से होमोपॉलीमर। तो मेरे ख़्याल से ये भी आपका जो है क्या होना चाहिए, ये वाला जो मैंने आपको पढ़ा था ब्यूनैस, ये भी कोपॉलीमर है। क्यों? क्योंकि ब्यूनैस को बनाने वाला ये और ये था, और ये पॉलीब्यूटाडाइन सिर्फ और सिर्फ होमोपॉलीमर है क्योंकि उसको सिर्फ ये बना रहा है। आइए अब इसके पढ़ते हैं मैकेनिज्म। आपको मालूम है इथीन से पॉलीथीन बना रहा हूँ किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। ये मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो ये पॉइंट नोट कर लो, पेरोक्साइड कैटलिस्ट है। पेरोक्साइड वर्ड कहाँ यूज़ होता है? ऑक्सीजन से ऑक्सीजन के बीच जब बॉन्ड आता है इसको पेरोक्साइड बोलते हैं। H लगा दोगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, Na लगा दोगे सोडियम पेरोक्साइड। तो यहाँ पे इथीन से पॉलीथीन बनाने के लिए पेरोक्साइड यूज़ किया जाता है। कौन सा, मैं आपको भी बता रहा हूँ। देखो, इस ग्रुप का नाम है बेंजोइल, इसका भी नाम बेंजोइल। तो जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड था, इसका नाम होगा बेंजोइल पेरोक्साइड। ये रिएक्शन कराता है इसकी और बनाता है ये। कैसे, ये मुझे आपको बताना।
सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा सिंगल। आपको मालूम है सिंगल बॉन्ड कब बनता है? जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो इनके बीच एक इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन का था, एक इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन का, तेरा इलेक्ट्रॉन तेरे पास, मेरा इलेक्ट्रॉन मेरे पास। अब हुआ क्या, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, C6H5 2 मैंने लगा दिया क्योंकि इसके अंदर 2 यूनिट थी, एक ये वाली यूनिट रखी और एक ये वाली। तो ये क्या हो गया, 2C6H5CO, ऑक्सीजन पर रह गया फ्री रेडिकल। इसे फ्री रेडिकल बोलते हैं क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया था, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब क्या हुआ, अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तेरा इलेक्ट्रॉन मेरा इलेक्ट्रॉन मेरे पास, तेरा इलेक्ट्रॉन तेरे पास। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बन पर फिर से फ्री रेडिकल आएगा, क्या कह रहा है, वाह मेरा फ्री रेडिकल, इसका फ्री रेडिकल, चल बॉन्ड बना। और क्या बन जाएगा, CO2 वो बन गया। और ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन किसके पास आया, C6H5 के पास ही रखा। इस तरीके से फ्री रेडिकल बना और ये तबाह हो चुका, परेशान हो चुका कि यार मेरे पास तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रह गया, मैं कहाँ जाऊँ। ये चुपचाप इससे जाकर बात करेगा, इस मॉलिक्यूल से, इथीन के एक मॉलिक्यूल से, यार मेरे पास फ्री रेडिकल है, प्लीज़ इसे न्यूट्रल कर। अब ये बेचारा, ठीक है भाई मैं न्यूट्रल करता हूँ, मेरा जो ये बॉन्ड है ना, मैं इसको ब्रेक कर रहा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, मेरा इलेक्ट्रॉन मेरे पास, और ये डबल से हो जाएगा सिंगल। एक यहाँ रखा रह जाएगा, एक यहाँ रखा रह जाएगा, और डबल से जैसे ही सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ रख, आ जाओ भाई बॉन्डिंग कर लो। तो ये जो कार्बन था पहले यहाँ इस बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड था, अब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ और ये मिलकर सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। अकेला रह गया तो कौन, सिर्फ ये वाला, कि यार मैं तो मतलब वैसे इलेक्ट्रॉन से मतलब शेयर किए थे, वो करे थे, ब्रेक किए थे, बॉन्ड को ब्रेक किया था, लेकिन तूने तो वेट भी नहीं किया, अपना इलेक्ट्रॉन रखते उसके साथ बॉन्डिंग कर ली और मुझे अकेला छोड़ दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ है। अब ये परेशान हो गया कौन, ये वाला पोर्शन, अरे भाई मुझे न्यूट्रल करो, मैं फ्री रेडिकल नहीं रख सकता, ये दूसरे से बात करेगा। आ लिया दूसरा मॉलिक्यूल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 फिर से आ गया, और यहाँ कौन खड़ा हुआ है, ये जो बना था, फिर से बात करेगा, हाँ भाई डबल बॉन्ड है, चल, और इसकी चुपचाप न्यूट्रल कर। अब इनके बीच बॉन्डिंग हो जाएगी, समझ गए, वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना वीडियो की, वही हो रहा है सेम। तो ये और ये, तो अब फ्री रेडिकल किस पे रह जाएगा, इस पर देखो, C6CH2 ये तो यूनिट आपस में, अब लास्ट का पोर्शन एक तरीके से इंजन की तरह काम करता रहेगा, और पीछे के सब ये कंपार्टमेंट होंगे, डब्बे होंगे। तो ये जब बहुत सारे CH2 आते रहेंगे तो मेरे ख्याल से ये नहीं बनने जाने की स्ट्रक्चर, ये वाली, ये भाई मैं इस यूनिट को कहाँ तक लिखूँ, ये तो जुड़ते ही रहेंगे ना, बस ये चीज़ अलग है, ये कांस्टेंट रहेगी, हर बार फ्री रेडिकल मिलता रहेगा और पीछे यूनिट CH2 की आती रहेगी। ये बन गया आपका, कहीं ना कहीं तो इसका लास्ट होगा, देखो लास्ट कहाँ होगा। मैंने यहाँ पढ़ा था C6H5 से पहले 2, तो यहाँ जो रिएक्शन स्टार्ट कर रहा है कौन, सॉरी यहाँ C6H5 सिर्फ अकेला है, लेकिन क्या सिर्फ एक ही C6H5 बना था, नहीं, ये तो 2 बने थे। तो ये पूरी आर्मी एक C6H5 की है, दूसरी आर्मी आएगी दूसरे C6H5 की, कुछ ऐसे। ये रही पूरी आर्मी एक की, और ये रही 2 की। यार सारे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ख़त्म हो चुके, क्या करूं, ये भी ये सवाल कर रहा, हाँ यार क्या करूं, इतने सारे चेन अटैच कर लिए मैंने, इसकी भी ये भी चेन अटैच कर। फिर एक काम करो, तेरे भी लास्ट में फ्री रेडिकल है, मेरे भी लास्ट में फ्री रेडिकल है, क्यों ना हम एक दूसरे को न्यूट्रल कर लें और कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बना लें। समझ में आ गया, ये तो चेन चली हुई आ रही थी, ये भी चेन चली हुई आ रही थी, बस जो लास्ट का पोर्शन था उसका न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी था, और ये हो गया। तो ये बन गया आपका पॉलीमर। पता नहीं कितनी चेन होगी इसके अंदर। इनिशिएट किसने किया इस रिएक्शन को, स्टार्ट किसने किया, इसने, इनिशिएटर है ये, ठीक। और ये जो 3 स्टेप मैंने लिखे हैं ना, इनका नाम है चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपैगेशन, प्रोपैगेट हो रही चेन, लंबी होती जा रही, और चेन टर्मिनेशन, ठीक। इनिशिएशन, प्रोपैगेशन, टर्मिनेशन। आपको जब आप बुक में पढ़ोगे तो बेंजोइल पेरोक्साइड के अलावा और भी इनिशिएटर हैं, वो आपकी टेंशन है, उसको देखना। मेरे ख्याल से आपको मैंने बहुत ज़्यादा आज एक्सप्लेन कर दिया। एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ये क्या है।
नटराज रबर देखिए आपने, जो आप पेंसिल से लिखते वक्त कोई चीज़ गलत कर देते हैं तो उस रबर को यूज़ करते हैं, बड़ी सॉफ्ट होती है। और एक रबर है ट्रैक्टर, ट्रक, इनके जो टायर होते हैं उनकी, वो बड़ी सख्त होती है, तभी तो वो रोड पे चलने लायक होते हैं। वो रबर कैसे बनी, और वो जो नटराज की रबर है वो कैसे बनी है, तो ये सब प्लास्टिक ही, पॉलीथीन है ये। पॉलीथीन ज़्यादातर बच्चे समझ बैठते हैं, पन्नी जो घर से मतलब मार्केट से मिलती है, पॉलीथीन एक्चुअली वो नहीं है। पॉलीथीन केमिस्ट्री में जाओगे तो हर प्लास्टिक की चीज़ को पॉलीथीन बोला जाता है। तो जो मार्केट से हमें जो सामान रख के देते हैं ना इस पैकेट के अंदर, वो प्लास्टिक पॉलीथीन केमिस्ट्री की टर्म में है, लेकिन ये है कि उसको पन्नी वगैरह बोल देते हैं, हमें बचपन से ये पढ़ाया गया। तो सच्चाई यही है इसकी, केमिस्ट्री बेस्ड मतलब ये डेफिनेशन दी जाती है कि पॉलीथीन ये है। तो वल्केनाइजेशन क्या है, जो इंडस्ट्री में रबर बनती है ताज़ा ताज़ा, छोटी छोटी स्मॉल पीसीज की फॉर्म में बनती है, इसका ऑक्सीडेशन बड़ी जल्दी हो जाता है, वायरस बैक्टीरिया इसको ख़राब कर देते हैं, पानी रखोगे तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, बड़ी दिक्कत है इसके अंदर। इसी वजह से इस रबर को हम ट्रक के या ट्रैक्टर के टायर बनाने में यूज़ नहीं कर सकते, बड़ी सॉफ्ट होती है। पता लगा ट्रैक्टर के टायर बनाए, बारिश में खड़ी थी, पानी एब्जॉर्ब कर लिया, रबर फूल गई, वायरस बैक्टीरिया उस पर लगे और उसे ख़राब कर दिया, तो पता लगा वो पंचर बाद में हुआ, पहले वैसे ख़राब हो गई वो। हम इसके अंदर एक ऐसा रिएजेंट मिलाते हैं जो इन छोटे छोटे पीसीज को मिलाकर एक बड़ा पीस बना देता है, और स्ट्रक्चर बड़ी टफ़ हो जाती है और हार्ड हो जाती है पूरी की पूरी रबर। ऐसा रिएजेंट है सल्फ़र, और जो रबर बनती है उनके बीच बहुत सारे बॉन्ड आ जाते हैं, ये इस तरीके से, ये जो है ना, ये ऐसे बनाया, ये भी ऐसे ही बनाया, इस पीस और इस पीस के बीच ये है रस पीस यानी सल्फ़र। ये भी रबर का छोटा सा पीस है, ये भी, मतलब सल्फ़र ने इनके बीच लिंकिंग पॉइंट ला खड़े किए कि कहाँ जा रहे हो तुम, यहाँ अटैच हो जाओ। मीडिएटर सल्फ़र 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 सल्फ़र, एक बड़ी ख़तरनाक रबर तैयार हो जाती है। आप इसको जब आप सड़क पे घिसोगे, एब्रेशन करोगे, घिसेगी नहीं। ये रबर है वुल्केनाइज्ड रबर, वुल्केनाइजिंग एजेंट, वुल्केनाइजेशन। तो वुल्केनाइजेशन जो किया जाता है वो बेटरमेंट के लिए किया जाता है, ताकि रबर को इतनी सख्त बना दिया जाए कि हम ट्रक के टायर बना सकें। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पीसीज थे, इसकी कुछ कमियां थी, जिन कमियों को दिमाग में रखते हुए मैंने वल्केनाइजेशन किया है। कौन कौन सी कमियां थी कि जो रबर होती है नमी जल्दी पकड़ लेती है, वायरस बैक्टीरिया इसको ख़राब कर देते हैं, और अगर आप इसको दीवार पे घिसोगे, इसका एब्रेशन करोगे तो ये घिस जाएगी, ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी हो जाता है। इन सब बीमारियों को दूर करने के लिए मैंने इसके अंदर एक सल्फ़र नाम की मेडिसिन डाली और इसको ठीक कर दिया। बोलो बात समझ में आई या नहीं? आज मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया है इसको वैसे तो आपने समझ लिया होगा, बुक से ज़रूर पढ़ना। आपको अब बुक हार्ड नहीं लगनी चाहिए, जितना बेसिक था मैंने सारा बता दिया। अब वो कितना डीप पढ़ा ले या कितने एग्जाम्पल दे ले, कुछ नहीं होने का। आपको सारा बेसिक मैंने इसके अंदर बता दिया वीडियो के अंदर। बस ये है कि जो ये मैकेनिज्म था ना, इसमें ये जो एक डॉट से हर एक कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल के थ्रू हो रही है रिएक्शन, इस मैकेनिज्म को बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक, क्योंकि फ्री रेडिकल के थ्रू हो रही है। और अगर ये आयंस के थ्रू होती, आयनिक मैकेनिज्म, जिस बच्चे को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म समझ में आ जाता है वो आयनिक मैकेनिज्म भी समझ लेता है बड़ी इजीली। ठीक है, अब आयनिक भी दो तरीके के होते हैं, कैटायन एनायन। कैटायन के थ्रू हो रही कैटायनिक मैकेनिज्म, एनायन के थ्रू हो रही एनायनिक मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल के थ्रू हो, क्लियर हो गया होगा आपको, है ना? तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ एक बार अपनी बुक से पढ़ना। आपने इस वीडियो के अंदर इतना टाइम ख़राब किया तो वो ख़राब जब ही होगा जब आप बुक से ना पढ़ें। तो उसको अच्छा करने के लिए, यूटिलाइज़ करने के लिए कि हाँ हमने भाई वीडियो सीख ली, बुक से ज़रूर पढ़ना, फिर देखना मज़ा आएगा आपको। आज के लिए इतना ही, मैं भी थक गया हूँ, बाय।